एक 10th क्लास का स्टूडेंट जो टॉपर रहा वो 11th क्लास में आकर किस तरह से मीडियोकर हो गया, इसकी सबसे बड़ी कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूं। और आपको यह भी सुनिश्चित करने वाला हूं कि जो आप 12th क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं और जो 11th क्लास का आपका लैग रह गया है, आप उसको किस तरह से कंपनसेट कर पाएंगे। तो मेरा नाम है डॉक्टर ऋषभ और एक दंतम क्लासेस आपके साथ है आपकी इस प्रिपरेशन के अंदर। तो ध्यान कर मेरी बातों को सुनिएगा, जो मैं बातें आपको बताने वाला हूं। देखिए, तो बात करेंगे कि 10th क्लास का टॉपर किस तरह से 11th क्लास में आकर मीडियोकर स्टूडेंट बन गया, उसकी सबसे बड़ी कहानी। तो देखिए, एक बात पर ध्यान दीजिएगा, आपने भी अपने साथ में देखा होगा कि आपके स्कोरिंग लेवल जो होंगे वो 11th क्लास में आकर कम हो गए। अब उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? देखिएगा, होता क्या है, जब हम 11th क्लास में आते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब चेंजेस आ रहे होंगे, अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा होगा, जिसको 9th क्लास में भी पढ़ाना शुरू किया था, 10th क्लास में भी उसके कुछ आपने अंश पढ़े हैं। अब वहां पर होता क्या, प्यूबर्टल स्पर्ट की एंडिंग हो रही होती है और हमारी बॉडी के अंदर विग्रेसली हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। और हम करते क्या, हम सुपर ईगोइस्टिक बन जाते हैं, क्योंकि वो जो प्यूबर्टल चेंजेस आ रहे हैं वहां पर जो हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वो ओवरटेक कर जाते हैं हमारी बॉडी को। तो हमें समझ नहीं आता है कि हमारे साथ इंटरनली हो क्या रहा है। हम उसको समझने में जितना समय लगाते हैं, उसी समय के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एक्साइटेटरी हार्मोन उस चीज को ओवरकम कर जाते हैं। अब उससे होगा क्या, हमारा जो एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर है वो ज्यादा आपके पास बढ़ जाता है। हम चीजों को ऑब्जर्व कर कर उनको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करने की ओर को जाते हैं। अब होगा क्या, हमारे साथ में बहुत सारे, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर अगर को करिकुलर एक्टिविटी हो तो हमारा ध्यान लड़कियों की तरफ को ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, इफ आई एम अ बॉय। और अगर हम गर्ल्स हैं तो वहीं पर हमारा ध्यान बॉयज की तरफ को बढ़ना शुरू। ये देखिए, एक नॉर्मल बिहेवियर है। नॉर्मल बिहेवियर क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर नेचर ने लव हार्मोन की क्वांटिटी दी हुई है। जब प्यूबर्टल स्पर्ट आएगा तो उसी समय वो लव हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब उससे दिक्कत क्या हो रही है? देखिए, दिक्कत नहीं है, वो एक तरह से वो एक नेचुरल चेंज है जिसको आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, हमारी बॉडी जो है वो इसको एक्सपेरिमेंटली कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करने के बाद में एक्सपीरियंस करने की ओर को जाना चाहती है। अब वो चीजें अभी तो संभव नहीं हो पाती हैं। अब ध्यान किसी और चीज की ओर को चला गया, इसीलिए आपका ध्यान एजुकेशन से कम हो गया। एक तो प्राइमोस्ट कारण ये रहा। दूसरा कारण ये रहा कि हमें ये फील होना शुरू हो जाता है कि हम सबसे बढ़िया जानकार हैं, क्योंकि हमें लगता है हम तो सबसे बड़े हो गए, अभी तो 11th और 12th क्लास है, हम सबसे सीनियर मोस्ट क्लास होने वाले हैं। अब यहां पर दिक्कत क्या हुई कि एक सुपर ईगोइस्टिक बिहेवियर और भी ज्यादा हो गया। अब इससे दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत यह आएगी कि हमने पहले 10th क्लास तक आते आते कभी मम्मी पापा को कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था। अब हम रिस्पॉन्सिव हो गए हैं, क्योंकि आपको हर एक को यह बताने वाला है कि अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलना है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलने का मतलब ये भी तो हो गया साथ में कि हम जवाब देने लायक भी हो गए। अब क्या होगा, अब कोई भी आपको जब ये कहेगा ना कि आपकी ये गलती है तो आप मानते नहीं है। अब खुद भी आओ ऑब्जर्व कर देखिए एक बार कि आपको किसी ने जिस समय ये गलती आपकी बताना शुरू की थी, तो क्या आपने मानना शुरू कर? नहीं, हमने उसके ऊपर एक रिएक्शन दिया था, कभी एक्ट नहीं किया था। देखिए, एक एक्शन होती है और एक रिएक्शन होती है। एक्शन हमेशा ज्यादा बेटरली आपके पास पॉजिटिव बिहेवियर आपका शो करते हैं और रिएक्शंस हमेशा एक नेगेटिव बिहेवियर शो करते हैं। आप खुद ब खुद सोच कर देखिएगा। अब देखिए, तीसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है हमारी नेगेटिव सोच का आ जाना पॉजिटिव सोच के पीछे। अब देखिए, एक नॉर्मल भाषा के अंदर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी चीज काम को आप करने से पहले उस काम को ना करने के कारण पहले से खोज लेते हैं। अब ये भी एक सबसे बड़ा नेगेटिव बिहेवियर। अब देखिए, होगा क्या, मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि अगर मेरी उतनी अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं पीछे से उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं किया हूं, मेरे घर के रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, मेरा एजुकेशनल मटेरियल अच्छा नहीं है, तो अब मैं प्रिपरेशन कैसे करूं? देखिए, आपने पहले क्या किया, आपने एक टारगेट ओरिएंटेशन की और टारगेट ओरिएंटेशन के पीछे बहुत सारे वो नेगेटिव थॉट्स को अक्युमुलेट कर लिया, जिसकी वजह से आप उस पॉजिटिव थॉट की ओर को कभी भी आकर्षित हो ही नहीं पाए। और देखिए, नेचर आपका कभी भी साथ नहीं देगी अगर आपका इस तरह से कोई बिहेवियर रहता है। अब ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट लेकर आएगा, जो आपको आपने +1 के अंदर अपने स्कोरिंग के अंदर देखा ही होगा। अब एक बात पर और चीज को ऊपर ध्यान दीजिएगा, जब हम इसी +1 के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो यहां पर एक कारण और बनता है जिसको शायद हम बहुत बड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं। वो है कि जब हम +1 में आते हैं तो अभी हमारा
जो क्रैमिंग पोर्शन था वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अभी तक जब तक आपने 10th क्लास के पेपर दिए थे ना, या उससे पहले पेपर दिए थे, तो हम रट्टा मार कर जाते, बहुत बढ़िया रट्टे वाले लोग जो थे वो बहुत बढ़िया स्कोर करते। लेकिन अब जैसे ही आप +1 में आएंगे या +2 में जा रहे हैं अभी आप, तो इस समय एक दिक्कत जो है वो आपको महसूस हो रही होगी कि आपकी याददाश्त अच्छा होने के बावजूद आप क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए अब क्या होने वाला है, अब आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, क्रैमिंग पोर्शन वाले क्वेश्चंस आपसे बहुत कम पूछेगा। और यहां पर दिक्कत क्या हो रही है, हमने एनालिटिकल स्किल्स हमारी अच्छी नहीं बनाई। पहले हमने क्या कहा था, डिस्क्रिप्टिव स्किल्स हमारी बहुत अच्छी थी, हम डिस्क्राइब करना, हम लिखना बहुत अच्छा जानते थे क्वेश्चंस के आंसर्स को। लेकिन अभी क्या दिक्कत हो गई, अब क्वेश्चंस को एग्जामिनर अपने हिसाब से फ्रेम करता है और फिर आपसे उनके आंसर्स पूछता है। अब यहां पर दिक्कत हो गई, क्योंकि हमने 10th क्लास तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अभी सडनली वो लोग जो आपके पास पहले अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, जिन्होंने 10th का अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, अब वो लोग ज्यादा बेटर परफॉर्म करना शुरू करें। देखिए मेरा हमेशा मानना है, जिन लोगों की ज्यादा परसेंटेज आती है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि किसी बच्चे ने 90% स्कोर कर लिया, तो अब उसको ऐसा लगना शुरू हो जाता है 11th क्लास में आकर कि 10% का तो गैप है 100% में आने के लिए। अब यहां पर क्या करेगा, इस बच्चे की ये सोच कह रही है कि 10% का जो गैप है वो तो बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, क्योंकि उसे ये लगता है कि टीचर मुझे सिर्फ 10% और सिखा सकता है, 90% तो मैंने सीख लिया है। अब वहीं पर एक बच्चा दूसरा है, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर एक बच्चा ऐसा है जिसने 60% ही स्कोर किया, फर्स्ट डिवीजन तो उसकी भी है, लेकिन उसके पास सोचिए उसका दिमाग ये कह रहा है इंटरनली कि अभी मुझे सीखने के लिए 40% और एफर्ट करना पड़ेगा। तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे सारी चीजें आती हैं, वो लगातार अपने स्किल्स को इंप्रूव करता है और वहीं पर वो उन लोगों से बेटर निकल जाता है जिनके परसेंटेजेस वहीं 10th क्लास के अंदर बहुत अच्छे थे और 11th क्लास में आकर उनके परसेंटेजेस ज्यादा बढ़िया हो जाएंगे, जो एक मॉडरेट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। और देखिएगा आपके साथ में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे रहे होंगे जिनका 11th क्लास में आकर परसेंटेज ज्यादा बेटर हो गया एज कंपैरिजन की उनके जो 10th क्लास की परसेंटेज थी। अब यहां पर एक बात पे और चीज पे ध्यान देना है, हमने क्या किया, एक और चीज के ऊपर सबसे बड़ा जो नेगेटिव बिहेवियर लेकर आए वो है हमारी रिस्पॉन्सिवनेस। हम क्या करते हैं, हम हमेशा हर चीज के लिए दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि नहीं करते हैं। आप देखो अब आपके नंबर नहीं आए होंगे, तो नंबर नहीं आने का सारा ठीकरा आपने बेसिकली टीचर्स के ऊपर फेंक दिया कि टीचर से अच्छा नहीं पढ़ा है। आप खुद ब खुद एक बार सोच कर देखिए, क्या सच में ऐसा है कि आपके टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ा है? अगर मान लेते, चलो एक तौर के ऊपर मैं ये भी मान लेता हूं कि आपका टीचर अच्छा नहीं पढ़ा है, तो क्या आपके माँ बाप ने आपको ये ऑप्शन नहीं दिया था कि आपको कोचिंग अच्छे कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट से ले लेनी चाहिए, कि आपको ट्यूशन सेंटर्स नहीं जाना चाहिए? उन्होंने ऑप्शन दिया था, आपने शायद अवेल भी किया हो। तो क्या सभी के सभी ये टीचर जो आपके साथ कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट को या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट को पढ़ाने के पीछे लगे हो, क्या सभी के सभी गलत हो गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको खुद ब खुद अपने अंदर उन कमियों को ढूंढना चाहिए जिसकी वजह से आपके नंबर्स बहुत बढ़िया नहीं आए। और एक बात पर पक्का ध्यान दीजिएगा, +2 में जब आप जा रहे हैं तो आपको +1 के बारे में बिल्कुल नहीं सोना है, क्योंकि जो बच्चा पास्ट के बारे में पूछेगा या समझेगा वो पास्ट के अंदर ही रह जाएगा, फ्यूचर उसका बेटर नहीं होगा क्योंकि वो प्रेजेंट में नहीं है। हमें प्रेजेंट के बारे में, मान लीजिए अभी आप 12th क्लास में एंट्री ले रहे हैं, पासिंग तो हो ही गई है ना 11th में, तो क्या दिक्कत है? क्या आपके +1 के मार्क कहीं पर काउंट किए जाएंगे? तो कहीं काउंट नहीं किए जाएंगे, ये चीज ध्यान रखकर चलिएगा। आपके 12th की मार्किंग जो आप परसेंटेज यहां भी लेंगे, शायद इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप बच्चे नीट देने वाले हैं तो वहां पर तो क्राइटेरिया बिल्कुल ही डिफरेंट रहेगा। और अगर आपकी एडमिशन 60% आपके स्कोरिंग भी होगी तो भी आपकी होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? अब देखिए +1 में बहुत सारी चीजों का लैग हो गया होगा, जो छूट गई, मुझे समझ नहीं आई या टीचर्स नहीं पढ़ाई, वो बहुत अलग होगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो आपका सिलेबस है उसको भी कवर करना होता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देनी, आप +1 से +2 में जब ट्रांसफॉर्म होकर अभी आए हैं तो आपको यह तो पता लगना शुरू हो गया कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो यह भी तो पता होगा ना कि दूसरे के अंदर क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या मेरे अंदर भी क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो आपको पहला काम यह करना है कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको लिखना है, उनको समझना है और दूसरे के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ में उनको कंबाइन करते हुए अपने रिजल्ट्स के ऊपर काम करना है। अब एक दूसरा काम करना है, क्या काम करना है? जो +1 में आपके लैग रह गए उनको कंपनसेट करिएगा इस +2 की क्लास में। अब सर हमारे पास तो 365 ही दिन है, तो हम ऐसा कैसे कर पाएंगे? देखिए एक दंतन क्लासेस के ऊपर हमने बहुत बढ़िया एक ट्रांसफॉर्मेटिव ये एक आपके लिए कोर्स बनाया है, जहां पर हम +2 के बच्चे को +1 की क्लासेस का जो पूरा का पूरा कंटेंट होता है वो अपने बैच के अंदर प्रोवाइड करते हैं। अब होगा क्या, जब आप शुरुआत में हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम +1 भी आपको कवर कराएंगे और लेटर स्टेजेस के ऊपर आपकी +2 के टॉपिक्स को भी कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर इतना सारा कंटेंट मैं याद कैसे करूं? देखिए हमारा जो यहां पर जो आपको ये क्लासेस देने का सबसे
सबसे बड़ा जो एक तरह से रीजन है वो ये है कि हम +1 और +2 के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे मैक्सिमली क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, एग्जामिनर वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे। तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है? हमारी टेंडेंसी ज्यादातर ये रहती है हम उन टॉपिक्स को अलग अलग कर पढ़ते हैं, कभी ये नहीं सोचते हैं कि एक टॉपिक दूसरे वाले टॉपिक से रिलेट करता है, वो किस तरह से रिलेट करता है और एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हमारे यहां पर हम जब स्पेसिफिक आपके साथ स्टडी करवाएंगे और स्पेशली मैं जब आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको जरूर ये बताऊंगा कि किस तरह से एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से इंटर रिलेट करिएगा और किस तरह से एग्जामिनर आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस वहां से पूछ पाएगा। अब देखिए, आपका स्पेसिफिक टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे नीट बहुत बढ़िया से कहीं ना कहीं वहां पर सीट लेनी है। एक क्राइटेरिया क्लियर हो जाना चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ना कोई और चीज नहीं कि मैंने नीट का एग्जाम देना। नीट का एग्जाम देना एक अलग चीज है। मान लीजिए मैंने सोच लिया कि मैं नीट का एग्जाम देना, तो ये भी तो हो सकता है मैं ये सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में ये चल रहा है मुझे एमबीबीएस की सीट मिले, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस या वेटनरी में सीट मिले, कहीं भी नहीं। हमारा टारगेट बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको एमबीबीएस की सीट ही मिलनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वो सीट मिल जाए तो हमारे बैच के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। नंबर्स यहां पर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप वहां पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप बैचेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए लायबल हो जाएंगे। एक बात पर फिर से ध्यान दीजिएगा, जो +1 के अंदर आपके लैग्स हैं वो आपके लैग्स नहीं हैं। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन गलतियों को बार बार दोहराना ये उससे भी बड़ी गलती है। तो बेटर है +2 में अगर आप एंटर कर लिए हैं तो उन गलतियों को ना दोहराएं। और इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करूंगा। नए वीडियोस के साथ मैं आपके साथ मिलता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।